हेलो साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर के आए हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल से। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से 15 यानी कि भारत संसाधन एवं उपयोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर से लेकर के आए हैं आपके लिए बुक से और प्लस क्वेश्चन बैंक से, यानी कि बुक से और क्वेश्चन बैंक से दोनों से चूज करके 15 MVVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं तो क्वेश्चन आंसर याद करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और इस क्लास में बने रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है पहला प्रश्न कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए में कहता है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी में कहता है नवीकरणीय, ऑप्शन सी में कहता है जैव और ऑप्शन डी में कहता है अजैव। तो इसमें आप पहले ध्यान दीजिए कि हम अनवीकरणीय किसको कहते हैं और नवीकरणीय किसको कहते हैं और जैव किसको कहते हैं और अजैव किसको कहते हैं। तो जो सजीव होगा यानी कि जिसमें जान हो उसे हम जैव कहते हैं, और जो निर्जीव होगा क्या निर्जीव यानी कि जिसमें जान नहीं हो उसे अजैव। और नवीकरणीय जिसको एक बार प्रयोग करने पर यानी कि एक बार यूज करने पर दोबारा यूज करेंगे तब उसको बोलेंगे नवीकरणीय। और जिसको एक बार प्राप्त करने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे हम बोलेंगे अनवीकरणीय। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन को एक बार अगर प्राप्त करेंगे तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे में कोयला किस प्रकार का संसाधन है तो अनवीकरणीय हो जाएगा, यानी कि कोयला को अगर एक बार हम लोग प्राप्त कर लिए खदान से तो वहाँ से फिर उसी तरह से कोयला प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि एक बार इसको प्राप्त किए तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उससे हम कहेंगे अनवीकरणीय। तो पहला का ए आंसर राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा ऑप्शन ए में कहता है मानवकृत, नहीं होगा। पुनः पूर्ति योग्य, यही होगा सही। सी में कहता है जैव, ये भी नहीं होगा। और डी में कहता है अजैव, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि पुनः पूर्ति योग्य क्यों होगा। क्योंकि सौर ऊर्जा पृथ्वी, हम लोग सूर्य का प्रकाश लेते हैं, कभी समाप्त होता है नहीं, कभी खत्म होता है नहीं, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य बार बार यूज करते हैं, यानी कि डेली हम लोग इसको यूज करते हैं, ये खत्म नहीं होता है, उसे हम कहेंगे पुनः पूर्ति योग्य। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है तो पुनः पूर्ति योग्य, नहीं कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है आपके सामने तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए में कहता है 100 नैनोमीटर, ऑप्शन बी में कहता है 200 नैनोमीटर, ऑप्शन सी में कहता है 150 नैनोमीटर, ऑप्शन डी में कहता है 250 नैनोमीटर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो किलोमीटर में पूछ रहा है तो आपका 3 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना होगा कि ऑप्शन बी होगा तो किलोमीटर में होगा, क्योंकि किलोमीटर में पूछ रहा था, किलोमीटर में होगा। कितना हो जाएगा तो 200 किलोमीटर। तट रेखा से कितने किलोमीटर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है तो 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में कहता है संसाधन के संग्रहण से नहीं, ऑप्शन बी में कहता है संसाधन के अनियोजित विदोहन से, जी हाँ। ऑप्शन सी में कहता है संसाधनों के नियोजित दोहन से नहीं, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था, यानी कि जिसको हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा अगर उसको हम यूज करेंगे तो उसे हम कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। यानी कि हम जल को अगर निहार रहे थे, जल को
5 बाल्टी 2 बाल्टी से नहाना है तो 5 बाल्टी यूज करेंगे। तो ये हुआ डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के अनियोजित विध्वंस से, यानी कि संसाधन को अनियोजित यानी कि ज़्यादा यूज करने पर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचवां प्रश्न कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितना किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय संपदा निहित है। ऑप्शन ए में कहता है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी में कहता है 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी में कहता है 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी में कहता है 19.2 किलोमीटर। तो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, यानी कि राजनीतिक सीमा में कितना किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा है? तो 19.2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये 5 प्रश्न आपके बुक से थे, काची से? तो बुक से। बुक में आपका 5 ही प्रश्न बताया गया, यानी कि हम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिए हैं, एनसीईआरटी के से, यानी कि आपके एग्जाम बोर्ड में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन एकदम रट जाइए, ये आपका बुक से था, और 10 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं, जो भी बहुत ही टॉप MVBI है, जो कि आपके एग्जाम में आना तय है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 13 आपके सामने छठा प्रश्न क्वेश्चन बैंक से, यानी कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए, यानी कि पर्यावरण बचाने के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए में कहता है 1972, ऑप्शन बी में कहता है 1985, ऑप्शन सी में कहता है 1992, ऑप्शन डी में कहता है 1995। इसी के स्वरूप 5 जून, कब? 5 जून 1972 को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि 5 जून 1972 को, यानी कि 5 जून आप लोग सुने होंगे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून 1972 को पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसी के जब इसमें विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था, उसी समय से 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने लगा है, यानी कि हम लोग पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण बचाने के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये रहा आपके सामने 7वां नंबर प्रश्न। कहता है निम्न में से कौन अजैव संसाधन है? अजैव हम आपको बता चुके थे जिसमें जान नहीं हो, तो इसमें आप भी आँख से देख करके, आप भी अनुभव लगा करके सोच सकते हैं कि किसमें जान नहीं है। तो मानव में तो जान होगा, तो ये नहीं होगा। पक्षी में भी जान होता है, पेड़ में भी जान होता है। आप यहाँ सी में देख रहे होंगे कि नदी में जान नहीं होता है, तो ये आपका अजैव संसाधन हो गया। तो 7 का सी हो जाएगा आपका सही। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय की बात किया जा रहा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से आपका कौन हो जाएगा? तो जिसको बार बार यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसी को हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं। इसको जिसको पुनः यानी कि बार बार प्राप्त करेंगे, उसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। तो इसमें आप देखिए कि कोयला को बार बार प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, तो ये तो आपका अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है? तो हाँ। पेट्रोलियम को प्राप्त किया जा सकता है? तो नहीं, पेट्रोलियम को अगर एक बार जला देंगे तो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस ये भी इसको भी नहीं प्राप्त किया जा सकता दोबारा। तो इसमें आपका बी सही हो जाएगा, नहीं कि सौर ऊर्जा हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो 8 का आपका करेक्ट भी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? यानी कि 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए? तो ऑप्शन ए में कहता है अफ्रीकी कन्वेंशन, ऑप्शन बी में कहता है बेंटेंस कन्वेंशन, ऑप्शन सी में कहता है विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1968 में।
किस लिए? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, नहीं प्राकृतिक संसाधन को बचाव के लिए किया गया था अफ्रीकी कन्वेंशन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने रहा 10वां नंबर प्रश्न, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सम्मेलन कुल कितने हुए थे? तो 3 हुए थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में, याद रखेंगे। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? तो 2002 को हुआ था। तो इतना तो याद रखना होगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। याद रखेंगे। यहाँ से इस 3 टॉपिक में से एक टॉपिक से जरूर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने रहा 11 नंबर प्रश्न। प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो ये प्रश्न आपको इस 10 से हम 1 से 10 तक के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखे होंगे, तो 3 बार प्रश्न ये मिल चुका होगा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यानी कि आपको बुक में भी था और आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। तो इसमें देखते हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी, यानी कि नवीकरणीय। जिसको पुनः प्राप्त करेंगे उसको नवीकरणीय कहते हैं। मानवकृत नहीं होगा, जैव नहीं होगा, अजैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जिसको पुनः प्रतियोग्य बोलते हैं, यानी कि बार बार जिसको हम उपयोग करते हैं, तो पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि मानवकृत भी नहीं होगा, अजैव भी नहीं होगा, चक्रीय भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? तो पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने 13 नंबर प्रश्न, यानी कि 13 नंबर प्रश्न कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी आपको सामने हम बता चुके थे कि 5 जून 1972 को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था। तो हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने रहा प्रश्न कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो चलिए इसमें आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। इसमें आपका ऑप्शन तो हाँ आपके सामने दिख रहा होगा जेनेरियो में, यानी कि रियो डी जेनेरो पूरा नाम है। यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में, लेकिन आपका जेनेरियो लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में कह रहा है जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग में आपका तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कौन हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आप याद रखेंगे रियो डी जेनेरियो में, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन याद रखेंगे कि आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में। ये तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक से जरूर आपको प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं एग्जाम बोर्ड में। तो आप क्वेश्चन को याद रखेंगे और आंसर को भी याद रखेंगे, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। तो ये हम 15 जो ऑब्जेक्टिव VVI करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, और यहीं से आपको प्रश्न एग्जाम में आएंगे, इससे अलग नहीं आएंगे। और इसी तरह से MVVI मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेहतर अंक लाने के लिए इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है, ये आपका लास्ट प्रश्न है, यानी कि प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय की बात किया जा रहा है। तो हम आपको बता चुके थे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर, यानी कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय जिसको पुनः प्राप्त करेंगे, यानी कि जो खत्म कभी नहीं होगा उसको प्राप्त करते रहेंगे, और जो खत्म हो जाएगा क्या होगा? खत्म हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। डेली हम लोग सूर्य प्रकाश लेते हैं फिर भी खत्म नहीं होता है, यानी कि पुनः इसको बार बार प्राप्त करते हैं। तो ये तो आपका अनवीकरणीय नहीं होगा।
जल विद्युत ये भी आपका नवीकरणीय है। पवन ऊर्जा ये भी आपका नवीकरणीय है। यानी कि हवा को हम लोग लेते हैं फिर भी हवा नष्ट नहीं होता है, फिर भी हवा खत्म नहीं होता है, और हम लोग हवा को जितना लेंगे उतना हवा मिलेगा। और आगे देखते हैं बी में, कहता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, ईंधन को हम लोग एक बार यूज करते हैं तो दोबारा उस खदान से ईंधन प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोयला हो गया, कोयला, तो कोयला को अगर हम खदान से प्राप्त कर लिए तो उस खदान से फिर दोबारा कोयला प्राप्त नहीं होगा। जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम को अगर हम खदान से प्राप्त कर लिए तो दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके सामने रहा 15 MVVI इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके 10th क्लास के एग्ज़ाम में यहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे। और इस 15 प्रश्नों को रट जाइए, क्योंकि यहीं से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।